नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में 30 एमसीक्यूज हैं, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि सुपर टेट, रीट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। तो जरूर इन्हें नोट कीजिए, आप लोग पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। पूरी वीडियो से आपके कुछ नंबर 4 से 5 कवर हो सकते हैं। लगभग सभी टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट एनवायरमेंट का है। ठीक है, और आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट के लिए डेसिबल चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट अगर आप देख डालते हैं, ठीक है, करीब 12 वीडियोस हैं और भी अभी अपलोड की जाएंगी। तो आप इन वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो आपका सीडीपी का एग्जाम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, 100 एमसीक्यूज के दो वीडियोस हैं, 111 यानी 111 एमसीक्यूज का वीडियो है। अगर आप सिर्फ इन्हीं 3 वीडियोस को देख लेते हैं तो भी आपका काफी अच्छा एग्जाम हो जाता है, लेकिन अगर पूरी प्लेलिस्ट देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम होगा। ठीक, तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये इन्वायरमेंट का है। ठीक है, इन्वायरमेंट के और भी प्रैक्टिस सेट हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ठीक है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। क्या है? ऑप्शन ए है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, बी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच का उपयोग, सी है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा, स्थान, दूरी और दिशाओं की स्थिति को समझने की योग्यता। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता इतनी होनी चाहिए। ठीक, तो मानचित्र पढ़ने के लिए सामान्यतः विद्यार्थी में क्या क्या होना चाहिए? ज्ञान दिशा का, स्थान का, दूरी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये अनिवार्य है कि अगर विद्यार्थी मानचित्र पढ़ रहा है तो उसे इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, दिशा का, स्थान का और दूरी का। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। फर्स्ट का राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए, इस तरह के प्रश्न सी टेट में काफी पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग इस तरीके के प्रश्न तैयार रखिए। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा। ऑप्शन ए है फसल की कटाई, बी है हस्तचयन, सी है निष्पावन और डी है थ्रेसिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा, थ्रेसिंग। याद रखिएगा, अगर कोई किसान है वो दानों को भूसे से अलग करना चाहता है तो ये प्रक्रिया क्या होगी? थ्रेसिंग होगी। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेग है क्या है? विषाणु जनित बीमारी, बी है जीवाणु जनित बीमारी, सी है कवक जनित बीमारी और डी है खनिज जनित बीमारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं जो शाकाहारी जंतु, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है प्रथम चरण उपभोक्ता, बी है द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी है तृतीय चरण उपभोक्ता और डी है उपभोक्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रथम चरण उपभोक्ता। मतलब ऐसे शाकाहारी जंतु जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। इससे रिलेटेड यहां पर आपको नोट भी मिलेगा। देखिएगा कि पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। प्रश्न यहीं से बनता है कि पौधे क्या होते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, राइट आंसर आप उत्पादक सेलेक्ट करेंगे। ठीक, शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी उपभोक्ता तथा मांसाहारी जंतु द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता होते हैं। यहां से भी आपके दो प्रश्न बनते हैं कि शाकाहारी जंतु किस श्रेणी में आते हैं? तो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, मांसाहारी जंतु द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता। ठीक है, आगे बढ़ते तो खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। ठीक है, इससे भी आपसे यहां से भी एक क्वेश्चन आपका तैयार होता है। जैसे पेड़ पौधे तथा जो जीव इन उत्पादों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहते हैं। तो यहां समझने वाली बात यह है कि पेड़ पौधे, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा कि उत्पादक क्या है? पेड़ पौधे हैं। ठीक, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो ये उत्पादक कहलाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं पेड़ पौधों को, ठीक है, मतलब वे जीव जो इन पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। मतलब ऐसे जीव जो पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहा जाता है और यही शाकाहारी जंतु हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या ले ले, गाय हो गया, भैंस हो गई, बकरी हो गई। ठीक,
गाय हो गई, गाय गाय भैंस बकरी बैल, ये सभी जितने हैं क्या होते हैं, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें देखिएगा जरा कि द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता कौन है। द्वितीय श्रेणी में जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब ऐसे जीव, ठीक है, जो गाय को खा जाए, भैंस को खा जाए, बकरी को खा जाए, ठीक है, अब जैसे शेर है वो तो खा ही जाएगा बकरी को, ठीक, भैंस को भी खा जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता में आते हैं, ठीक, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता। अब द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता में कौन कौन है देखिएगा, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, सांप हो गया, ठीक, सांप भी आता है, शेर हो गया, मोर, चीता, ये सभी है, ठीक। अच्छा, बात अगर करते हैं मनुष्य की, मनुष्य की अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य किस श्रेणी में आएगा, तो मनुष्य प्रथम श्रेणी उपभोक्ता भी है और द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता भी है। मनुष्य प्रथम श्रेणी उपभोक्ता और द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता दोनों में आता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम ऑप्शन ए है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, बी है किसी स्थान का अजीवीय घटक, सी है परस्पर क्रिया करने वाला जीव और डी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, नोट कीजिए, ए जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम की ये सही परिभाषा है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, इकोसिस्टम की सही डेफिनेशन होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिक्स नंबर, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है, ठीक है, शैक्षिक भ्रमण ऑप्शन ए है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बी है टीम भावना बढ़ाना, सी है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव और डी है समाजीकरण को बढ़ाना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, ठीक है, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव कराना, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव कराना, यही शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेवेंथ नंबर, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। ये इस क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सभी को 100% लोगों को पता होगा, ठीक है। तो देखिए फिर भी देख लेते हैं, ऑप्शन ए है लोकल पेट्रोलियम गैस, बी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी है लो पेड गैस और डी है लाइट पेट्रोल गैस, ठीक। सभी ने सही आंसर जो राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। ऑप्शन ए है बीओडी, बी है एटीपी, सी है एसटीपी और डी है डब्ल्यूपीएल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नोट कीजिए, बीओडी के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? बीओडी के द्वारा। और बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इससे किसी भी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है बीओडी के द्वारा, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ नंबर है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ऑप्शन है 1970, बी है 1985, सी है 1993 और डी है 1973। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 1973, ठीक है। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर से पहले यहां पर ये बाघ जो प्रोजेक्ट टाइगर है उससे रिलेटेड नोट है। तो देखिएगा जरा कि बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 कब से किया? आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1973 से 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर आपसे एक्यूरेट डेट पूछें तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 1973 आपसे, ठीक है, फिक्स डेट। तो 1 अप्रैल 1973। अगर ईयर पूछते हैं सिर्फ तो 1973, ठीक है। अगर डेट में पूछते हैं तो 1 अप्रैल 1973, ठीक। आगे इसमें यह भी है कि इसकी शुरुआत कहां से की गई? जिम कार्बेट पार्क नेशनल पार्क उत्तराखंड से, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। प्रश्न यहां से ही आ सकता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, 1973 में शुरू हुआ और इसकी शुरुआत किस नेशनल पार्क से की गई? तो याद रखिएगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। प्रश्न यह भी आता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा कहां पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 10th नंबर, सैव यानी लाइकन है। क्या है लाइकन? शैव यानी लाइकेन है, क्या है? ऑप्शन ए है सहजीवी, बी है परजीवी, सी है रसायन स्वपोषी और डी है अपघटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए। 10th नंबर है, 10th का सहजीवी होगा शैव, शैक, ठीक है, लाइकेन, ये सहजीवी हैं। क्या है? सहजीवी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर इससे रिलेटेड फैक्ट भी दिया है, ठीक है। तो देखिए जरा, वे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, नोट कीजिएगा लाभ,
ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं सहजीवी कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, सहजीवी क्या होते हैं कि ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीव जंतु जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, ठीक है, तो वो सहजीवी कहलाएंगे। सैक लाइकेन प्रमुख सहजीवी है, याद रखिएगा। जो शैवाल है ये बहुरंगी होते हैं, और लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है। आपको ये याद रखना है कि जो लाइकेन है, लाइकेन के बारे में, कि लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक तो शैवाल है और दूसरा क्या है, कवक होता है जो सहचर्य पर आधारित है। इतना याद रखिएगा, लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल और एक क्या है, कवक, और जो सहचर्य पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है व्याख्यान द्वारा, बी है समूह वार्तालाप, सी है अध्ययन और डी है क्षेत्रीय भ्रमण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। जो पर्यावरण जागरूकता है इसका सृजन क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जा सकता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। रेखा की मां डॉट 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 के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन ए है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, बी है पानी को रंग रहित करने के लिए, सी है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, या डी ऑप्शन है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राइट आंसर नोट कीजिएगा, इसका बी ऑप्शन होगा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित अवसादित करने के लिए। ठीक, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को, सॉरी सी ऑप्शन है, बी नहीं है, सी ऑप्शन है। ठीक है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, ये सी ऑप्शन है, सी। मैंने बी बोल दिया हो गलती से, उसके लिए सॉरी, सी ऑप्शन लगाइएगा। ठीक, तो रेखा की मां हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगर किसी ने बी सुन लिया है तो गलती से बोल दिया, ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो देखिएगा, बात कर रहे हैं रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए। ठीक है, यहां पर 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो देखिए सीरियल से बात करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस से। तो इस क्वेश्चन में इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है वाष्पर अवसादन निस्तारण निस्यंदन, बी है निस्यंदन निस्तारण वाष्पर अवसादन, सी है अवसादन निस्तारण निस्यंदन वाष्पन, और डी है निस्तारण अवसादन वाष्पन निस्यंदन। देखिएगा इसमें सबसे पहला जो होगा वो ध्यान से सुनिए, निस्यंदन। तो देखिए निस्यंदन किसमें है? बी में है। ठीक, उसके बाद निस्यंदन के बाद निस्तारण, तो निस्तारण भी है। उसके बाद निस्तारण के बाद आएगा वाष्पन, वाष्पन भी है, और फिर अवसादन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर है 13 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। निम्न में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। देखिएगा कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, बी है लौह मलेरिया एनीमिया रक्त, सी है मच्छर डेंगू लौह गुड़, डी है मच्छर मलेरिया एनीमिया यानी रक्त अल्पता, यहां पर दिया है। ठीक, अब देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए 14 नंबर है, 14 नंबर का 14वें का राइट आंसर नोट कीजिए। ए ऑप्शन होगा लौह हीमोग्लोबिन, एक मिनट, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया और आंवला। लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया और आंवला ये आपस में, ये शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। अब कैसे संबंधित है? देखिए यहां पर इससे संबंधित नोट भी है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया। और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है, आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा 14 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन ए है प्रजनन और भोजन बनाना, बी है वृद्धि और भोजन बनाना, सी है प्रजनन और अंकुरण वृद्धि और अंकुरण, सी और डी है वृद्धि और प्रजनन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, वृद्धि और प्रजनन। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा वृद्धि और प्रजनन। याद रखिएगा निम्न में से कौन सा वृद्धि और प्रजनन जो है ये जीवन प्रक्रियाओं का, ठीक है, होगा कि निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ठीक है, ये वृद्धि और प्रजनन जो है ये पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ठीक, तो 15 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है डॉट 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 के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? तो ऑप्शन ए है मछली घर यानी एक्वेरियम को की शोभा बढ़ाने के लिए,
तो ऐसा तो कुछ नहीं भी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक। बी है पानी को साफ करने के लिए, ये भी नहीं है। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, या डी ऑप्शन जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, नोट कीजिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, ठीक, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 17 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डॉट 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 उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रकरणों में अंतःनिर्मित, बी है पाठ के अंत में, सी है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, और डी है इकाई के अंत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 17 का होगा, ए ऑप्शन होगा, प्रकरणों में अंतःनिर्मित, प्रकरणों में अंतःनिर्मित, ठीक है, याद रखिएगा, प्रकरणों में अंतःनिर्मित इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतःनिर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा 17 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। अब बताइए मच्छरों से कौन कौन सा फैलता है, ये आपको पता होगा तो राइट आंसर आप तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। मलेरिया खैर सबको पता है, मलेरिया सभी को पता है, और साथ ही साथ डेंगू भी पता होगा और चिकनगुनिया पता होगा, ठीक। मलेरिया भी पता होगा, डेंगू भी और चिकनगुनिया। तो यहां पर ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें ये तीनों हो, ठीक, ये तीनों तो होने ही चाहिए, ठीक। नहीं है तो देखिए कौन कौन से में है, कौन कौन से में है ये आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है डेंगू, सॉरी, ऑप्शन ए में मलेरिया डेंगू हैजा, बी है मलेरिया हैजा मियादी बुखार, सी है मलेरिया चिकनगुनिया, और डी है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। तो देखिए मैंने बताया आपको मलेरिया भी हो, ठीक है, मलेरिया भी होता है मच्छर से, डेंगू भी होता है और चिकनगुनिया होता है, तो डी में ही मिल रहा है, डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक। तो मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समूह कौन कौन सा है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, 19 नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है। डॉट 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 के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, ठीक, निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक गठन, बी है शिक्षा की गुणवत्ता, सी है संस्कृति, और डी है पौष्टिकता, ठीक। तो कह रहे हैं डॉट 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 के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो इनमें से कौन सा है जो ये नहीं है। ऑप्शन ए है शारीरिक गठन, बी है शिक्षा की गुणवत्ता, सी है संस्कृति, और डी है पौष्टिकता। राइट आंसर क्या जाएगा इसका, नोट कीजिए, राइट आंसर है ए ऑप्शन शारीरिक गठन। क्या है, शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में, ठीक है, कौन कौन से शामिल होंगे, शिक्षा की गुणवत्ता भी होगी, संस्कृति होगी, पौष्टिकता होगी। लेकिन ए ऑप्शन ये जो है इसका राइट आंसर जाएगा इसके अलावा, इसके अलावा। तो कह रहे हैं किसके अलावा, शारीरिक गठन के अलावा। तो देखिएगा यहां पर नोट भी लिखा है कि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता आदि सभी शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा, ऑप्शन ए है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, बी है बंजर हो जाती है, सी है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, और डी है उर्वर यानी उपजाऊ बन जाती है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा जो होती है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर है, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है पैराफिन मोम, सी है ग्रीस, और डी है पेट्रोल। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा कोयला। कोयला जो है अन्य तीन से भिन्न है, कोयला जो है ये अन्य तीन से भिन्न है, ठीक है। तो यहां पर नोट भी है इससे संबंधित, ए ऑप्शन राइट आंसर है। कोयला अन्य तीनों से भिन्न है, पैराफिन मोम ग्रीस और पेट्रोल पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, जबकि कोयला पेट्रोलियम से नहीं पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है कोयला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, ठीक है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन ए है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, बी है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, सी है सोना चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, और डी है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, नोट कीजिएगा कि पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। क्या होगा, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक। तो 22 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर देखते हैं, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा
अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? ऑप्शन ए छोले भटूरे तथा लस्सी, बी है इडली चटनी और वड़ा चटनी, सी है पूरी साग और ठंडा दूध, डी है ढोकला चटनी नींबू और नींबू वाले चावल, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी डी ऑप्शन होगा, ठीक है, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। ये यहाँ पर कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की चीजें हैं, ठीक है, यही आपको वहां पर ज्यादातर मिलेगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, कौन हो सकता है? पेड़ की ऊंची डाल पर, पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ध्यान रखिएगा आपको कि पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, कौन हो सकता है ये पक्षी? ऑप्शन ए है फाख्ता, बी है कलचिड़ी, सी है शकरपुरा और डी है कौवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन कौवा, ठीक है। कौवा जो है ये पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। 25 नंबर। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन ए है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, बी है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, सी है मास्टर लर्निंग, सी और डी है समय का सदुपयोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ठीक है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः इस पर केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को किस पर केंद्रित होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर है। ईवीए संक्षेपण, ठीक है, ईवीएस होगा, यहां पर ईवीएस कर लीजिए, ईवीए लिखा हुआ है, ईवीए लिखा हुआ है, ईवीएस कर लीजिए, ठीक है, ईवीएस इस तरह से, ऐसे ही ए लिखा हुआ है। तो देखिए ईवीएस संक्षेपण डॉट 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 अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है एनवायरमेंटल स्किल्स, बी है एनवायरमेंटल स्टडीज और सी है एनवायरमेंटल सोर्सेज, डी है एनवायरमेंटल साइंस। तो ईवीएस है, क्या है ये? एस है। तो संक्षेपण में इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है, आपने ईवीएस सुना होगा ना, ईवीएस, ईवीएस, ठीक है, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ईवीएस। और इसको अगर पूरा बोले जाए तो क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल स्टडीज। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी है जो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? देखिएगा, और क्वेश्चन है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? ऑप्शन ए है कोयल, बी है मैना, सी है कौवा और डी है उल्लू। तो देखिएगा सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को सर्वाधिक 270 डिग्री, 270 डिग्री तक, 270 डिग्री तक, ठीक है, पीछे घुमा सकता है। तो रात में याद रखिएगा उल्लू के जो कान होते हैं वो काफी संवेदनशील हो जाते हैं, ठीक। और उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को सबसे ज्यादा पीछे घुमा सकता है। और अगर डिग्री में बात करें तो 270 डिग्री, 270 डिग्री ये अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर अगला है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन ए है 10 बिंदुओं पर, बी है 4 बिंदुओं पर, सी है 8 बिंदुओं पर, डी है 6 बिंदुओं पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, कितने बिंदुओं पर होती है? 6 बिंदुओं पर होती है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और यह लिपि कितने पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदु? 6 बिंदु पर। इसके इससे संबंधित लेख भी है, या सॉरी यहाँ पर जो है नोट भी है, तो देखिएगा नोट है, ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए होता है। किसके लिए होता है? नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए है। वे इसे स्पर्श करके लिखने व पढ़ने में प्रयोग करते हैं, स्पर्श करके। इसका आविष्कार याद रखिएगा 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। याद रखिएगा नाम क्या है? नाम लुई ब्रेल, लुई ब्रेल, ठीक। ये एक फ्रांसीसी लेखक हैं, फ्रांसीसी लेखक थे, नेत्रहीन थे, ये भी नेत्रहीन थे, याद रखिएगा। इसका आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग करके 64 अक्षरों और चिन्ह वाली लिपि बनाई और यह 6 बिंदुओं पर आधारित है, ठीक, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से? लगभग ये इस क्वेश्चन का भी आंसर काफी लोगों को पता होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है चीलबाज और गिद्ध, बी है फाख्ता कौवा मोर, सी है कौवा चील गौरैया और डी है कबूतर तोता बाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चील बाज और गिद्ध। चील बाज गिद्ध क्या है? ये हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये काफी दूर तक देख सकते हैं, ठीक।
तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 29 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ठीक, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि, ऑप्शन ए है जनवरी से मार्च, बी है अक्टूबर से दिसंबर, सी है मई से सितंबर और डी है फरवरी से जून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, अक्टूबर से दिसंबर। याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए काफी अच्छा समय होता है। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के। ठीक है, तो आप लोगों के कितने सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा पक्षी जो अपनी गर्दन को सर्वाधिक घुमा सकता है? ठीक है, और कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? और ये जो मधुमक्खी पालन वाला है, ठीक है, ये लास्ट ईयर सी टेट पे भी आया था। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट रखिएगा, तैयार रखिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग सीडीपी के लिए सीडीपी की प्लेलिस्ट जरूर वॉच कीजिए, वहाँ से आपको अच्छे नंबर जरूर प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखते हैं तो। ठीक, तो जो भी आपका कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग प्लीज़ अपना सब जो है सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।